हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो वो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कर रहे हैं। और जो हमारे आज टॉपिक का नाम है वो है राज्य हिंसा, आतंकवाद, तानाशाही, सेना इत्यादि। यह आपका चैप्टर 6 है और इस बुक को हम MGPE 11 भी बोलते हैं और मानव सुरक्षा ही बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि इसमें राज्य हिंसा क्या होती है, आतंकवाद क्या होते हैं, सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम टॉपिक वाइज भी वीडियो बना दीजिए और सब्जेक्ट के ऊपर आप कोड लिख के दिए थे उसके ऊपर भी बना दीजिए। तो देखिए अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके चैप्टर भी कवर कर दूँ और आपके क्वेश्चन पेपर भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा कमेंट है तो क्वेश्चन पेपर भी कराना फिर इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैं चैप्टर और क्वेश्चन पेपर दोनों कराने की कोशिश करती हूँ एक दिन में। और आप मेरे को ऐसे लिख के दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो फिर मैं उसी टॉपिक पे बनाती रहूँ वीडियो, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हो। प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इसमें पहले है परिचय। देखिए इसके परिचय में क्या बता रहे हैं, बोले जो राज्य हिंसा होती है इसी को हम राजनीतिक हिंसा भी बोल सकते हैं। राजनीतिक हिंसा की श्रेणी में आती है जो राज्य हिंसा होती है। और बोल रहे इसका जो रूप होता है ये आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। मतलब कि जो आपकी राज्य हिंसा है वो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हो सकती है। और बोल रहे राज्य हिंसा में देखिए आतंकवाद तथा गुरिल्ला युद्ध से सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस कार्रवाई, दंगे व हिंसा का रूप ले सकती है। ये बोल रहे हैं कि जो आपकी राज्य हिंसा होती है वो आपका किस प्रकार से रूप ले सकते हैं, जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा हो गई, आतंकवाद हो गया, पुलिस कार्रवाई होगी, दंगे हो गए, गुरिल्ला युद्ध हो गया, इन सब चीज़ों का वो रूप ले सकती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अभी आगे बता रहे कि राज्य हिंसा होती है उसका प्रयोग सरकार किसी भी नीति के विरुद्ध में प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई नीति है वो ठीक नहीं है तो उसके विरुद्ध में वह अपना प्रकट कर सकती है विरोध को। और बोल रहे किसी भी विशेष जो सत्ता है उसको हटाने के लिए भी प्रयोग में किया जा सकता है। जो राज्य हिंसा है वो नीति के भी विरुद्ध में होता है और किसी सत्ता को हटाने के विरुद्ध में भी होता है। आगे देखिए बोल रहे इसमें बोल रहे हैं आगे कि राज्य में शस्त्र हिंसा का प्रयोग समाज या सरकार के विरुद्ध अपना असंतोष प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि समाज और सरकार के विरुद्ध में अपना असंतोष, मतलब कि वो असंतोष होते हैं, अच्छा मतलब कि उसके सहमति नहीं होते तो उसमें शस्त्र का प्रयोग भी करते हैं। इसको शस्त्र हिंसा का प्रयोग करते हैं, इसमें बता रहे हैं। आगे देखिए इसमें बता रहे हैं कि इस समाज में क्या होता है, जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है वही खाली इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करते, जिनों के पास सुविधा है वो भी हिंसा का प्रयोग करते ताकि अपनी जो स्थिति है उसको बनाए रखे। समझ रहे हैं आप। जैसे कि समझ लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है वो तो हिंसा करेगा ही, परंतु जो अमीर व्यक्ति है जो एकदम संपन्न है जिसका सब कुछ है वो भी हिंसा करेगा। वो किस लिए करेगा, ताकि जो मेरी स्थिति है, जो मेरी अभी पोजीशन बनी हुई है वो वैसी की वैसी बनी रहे। आगे देखिए बोल रहे हैं कि राज्य में जो शस्त्र संघर्ष होता है, जैसे कि समझ लीजिए जो संघर्ष होने लग जाता है राज्यों के अंदर, देश के अंदर, तो वो उसको हम गृह युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार गृह युद्ध का रूप ले लेते हैं। और बोल रहे जिससे कि अशांति और भयानक क्षति होती है देश को, राज्य को, है ना। क्योंकि जो अगर समझ लीजिए देश के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसको हम गृह युद्ध बोलते हैं। और बोल रहे ये जब इसका भयंकर रूप भी बन जाता है और ये इससे बहुत ज़्यादा क्षति भी होती है। आगे देखिए और बोल रहे सरकार अपनी नीतियों में सुधार करके और संधियों द्वारा इस हिंसक घटना को शांतिपूर्ण वातावरण में बदल सकती है। देखिए बता रहे हैं अगर सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है कि अपनी नीतियों को सुधार सकती है। अगर जिन नीतियों के विरुद्ध में आंदोलन हो रहे हैं, गृह युद्ध हो गया, जो भी हैं, तो उन नीतियों को सुधार ले और जो संधि हैं उसके माध्यम से जो हिंसक घटनाएं हो रही है, जो भी लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद हो रहे हैं, उनको शांतिपूर्ण वातावरण में बदल सकती है। आगे देखिए ये तो हमारा परिचय हो गया। अब हमारा पॉइंट है राज्य हिंसा सिद्धांत और प्रकार। अब हम इसे बताएंगे कि राज्य हिंसा के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोक और शिकायत संबंधित सिद्धांत। देखिए अरस्तु क्या बता रहे हैं। अरस्तु के अनुसार बोलते हैं कि गरीबी क्रांति और अपराध को जन्म देती है। बोलते हैं अगर गरीबी है किसी देश में तो वहाँ पे क्रांतियाँ होंगी और अपराध होंगे। आगे देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं। बोले वर्तमान में
वर्तमान की शताब्दी में जो भूमंडलीकरण के सिद्धांतवादी हैं, जो भूमंडलीकरण के सिद्धांत पे बताते हैं, वो बोले व्यक्तिगत जो लोभ होता है तथा शिकायत को सस्ते संघर्ष का कारण माना जाता है। बोले कि जो व्यक्तिगत लोभ होता है जिसमें कि व्यक्तिगत अपना सोचता है, लालच होता है अपने लिए, और बोले जो शिकायत होती है उसको शस्त्र संघर्ष का भी कारण मानते हैं कि उससे शस्त्र संघर्ष होता है। आगे देखिए बता रहे हैं कि इसके अनुसार क्या है कि जो लोभ सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो भूमंडलीकरण है उसके दो प्रतिक्रियाओं का निरूपण करता है, मतलब कि दो प्रक्रिया होती हैं इसके अंदर। बोले इसके अनुसार कहते हैं कि राज्य का जो प्रत्यधिकार होता है वो और जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वो उसमें परिवर्तन लाते हैं। बोले जो समाज को संघर्ष के लिए संवेदनशील बनाता है। बोले इसके अलावा जो कानून होते हैं, कानूनी या फिर गैर कानूनी, दोनों प्रकार की जो सीमा होती है वो व्यापार के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए अब इसका निष्कर्ष में क्या बता रहे हैं, ये पूरे चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये इस क्वेश्चन का खाली इस टॉपिक का निष्कर्ष बता रहे हैं। ये बोल रहे कि बहुत से जो नागरिक युद्ध का कारण केवल गरीबी नहीं होती है, बोल रहे युद्धों का कारण केवल गरीबी नहीं होती है बल्कि संसाधनों का अभाव भी होता है, कि जब आपके पास संसाधन नहीं होते। देखिए बता रहे कि दक्षिण एशिया के कुछ आंकड़े बताते हैं कि जो वहाँ पे संघर्ष था वो केवल लोभ का कारण नहीं था, वहाँ पे पृथकतावादी, सांप्रदायिकतावादी, निर्जातीय वैचारिक होने वाले जो संघर्ष थे वो केवल लोभ का कारण नहीं था। आगे देखिए अब ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि आप फिलीपींस का उदाहरण दे रहे हैं कि फिलीपींस में जो संघर्ष था उसका कारण क्या था कि भूमि अधिकार और संसाधन में जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है उसको लेके था। और आगे बता रहे हैं जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, सुलावासिया हो गया, इन्हों में जो संघर्ष था उसका कारण पर्यावरण हास्य था, ऐसे ये और संसाधनों के लिए नाराज़गी थी। ऐसे कुछ उदाहरण बता रहे हैं कि इस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो संघर्ष का कारण है वो गरीबी हो, कभी कभी संसाधनों का अभाव भी होता है। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। बोले जो लोभ का सिद्धांत है वो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं उसके लोभ तथा विश्व के लालच को विषय में नहीं कहता है। बोले लोभ का सिद्धांत ना तो बहुराष्ट्रीय निगमों के लोभ होते हैं और जो विश्व के लालच के विषय में नहीं कहता कुछ भी। बोले जो पहले से ही गरीब देशों के संसाधन का दोहन और लाभ उठा चुके हैं, जो जिसकी पहले आपको पता है जो पहले लोगों के संसाधन, जो गरीब देश होते हैं उसके संसाधनों का दोहन कर चुके हो, उस देश का लाभ उठा सके हो, उस देश के बारे में ये कुछ भी नहीं बोलते। उस सिद्धांत, ये जो लोभ का सिद्धांत है उस पर कुछ भी नहीं बोलता। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि संसाधन के जो अभिशाप होते हैं उस पर उसका ध्यान केंद्रित करते हैं। बोल रहे हैं कि जो लोभ का सिद्धांत है ये संसाधन के जो अभिशाप होते हैं, मतलब संसाधन की जो कमी होती है उसके ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये बताते हैं क्योंकि जो गरीब देशों में संसाधन होने के कारण ही वह औपनिवेशिक के चक्रवात में फंसे। बोले कि गरीब देशों में संसाधन थे तभी तो उनके ऊपर औपनिवेशिक हुआ, तभी तो दूसरे देश आके उन पे अपना कब्जा जमाया, क्योंकि वहाँ संसाधन भरपूर थे। आगे देखिए बोले जो सिद्धांत है ये लोभ के साथ साथ जो सरकार भ्रष्टाचार करती है उसके ऊपर भी तर्क देती है। ये बोल रहे कि ऐसी सरकारें जो लाभ उठाने में लगी रहती हैं, मित्र बनाने में लगी रहती हैं और शत्रु से बचाव के लिए उपाय करती रहती है और सार्वजनिक जो सेवा होती है उस पर ध्यान नहीं देती हैं, उस पर लोभ का जो सिद्धांत है वो तर्क देता है। आगे देखिए बुरे अभी भी कुछ विद्वानों का मानना है कि भूमंडलीकरण विश्व में सामाजिक परिवर्तन के कारण अस्थिरता में संघर्ष उत्पन्न होते हैं। बता रहे हैं कुछ विद्वानों का मानना है कि भूमंडलीकरण से जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें भी संघर्ष उत्पन्न होता है। बुरे रस के सांस्कृतिक औपनिवेशिकवाद, सामाजिक आर्थिक शोषण जैसे कारण थे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिकायत सिद्धांत। देखिए बता रहे कि आर्थिक लोभ और उसके अलावा जो हिंसक संघर्ष होते हैं उसके जो मुख्य कारण हैं वो राजनीतिक शिकायत भी होती है। देखिए आगे क्या बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं जैसे कि एडवर्ड है, उन्होंने अपना तर्क दिया है कि जब बुनियादी ज़रूरतें और सुरक्षा और मान्यता और स्वीकृति जब पूरी नहीं होती है उसकी कमी के कारण क्या होता है, सामूहिक संघर्ष से नागरिक युद्ध उत्पन्न होते हैं। बोले जब आपकी ज़रूरतें और सुरक्षा और मान्यता सब पूरी नहीं होती है तो
तब भी युद्ध होते हैं। आगे देखिए, संघर्ष उत्पन्न होता है। बुरे बहुत से जो विश्लेषण हैं वो बताते हैं, जो कहते विद्यमान होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, अगर आपकी मानवीय ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती, जो मानवीय ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं होती है, तो उसको हम राजनीतिक को उत्तरदायी मानते हैं। हम सोचते हैं कि राजनीतिक ने ये सब किया है, और जिसके कारण जो राज्य की क्षमता होती है वो कमज़ोर होती जाती है। आगे देखिए आगे बता रहे, वो सिद्धांतवादी ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा जब उत्पन्न होता है कि कहते हैं मनुष्य की जो व्यक्ति होते हैं उनके जब मानव अधिकारों का हनन होता है और ये सब शिकायतें होती हैं, तो राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को बातचीत के माध्यम से इन सबको सुलझा लेना चाहिए, ताकि जो संघर्ष है वो ना उत्पन्न हो और सब कुछ शांति से बना रहे। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि सिद्धांतवादियों का एक दूसरा उपवर्ग था जिसने 1980 के दशक में शिकायत को शस्त्र संघर्ष के मुख्य उत्प्रेरक के रूप में पहचान की। देखिए आगे बता रहे हैं कि जो निर्जातीय सुरक्षा दुविधा होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि निर्जातीय सुरक्षा दुविधा बहुत ज़्यादा होती है देश के अंदर। और ये बता रहे हैं बुरे टेड और आपका वुडवर्ड है, बोले इन्होंने शीत युद्ध के काल में नागरिक युद्ध को मुख्य रूप से केंद्र के रूप में देखा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले ये बता रहे हैं कि जब राजनीतिक अस्थिरता आती है और कार्यदलों के आंकड़ों में निष्कर्ष निकालना जाता है, तब बताते हैं कि जातीय युद्ध के होने की संभावना बढ़ जाती है। बोले जब राजनीतिक में अस्थिरता आती है तो उसके कारण जातीय जो युद्ध होते हैं वो होने की संभावना हो जाती है। और वो कब होती है, जैसे कि पहला लिखा हुआ है, बड़े देश में जिसके माध्यम से उच्च जातियों का विविधता हो। बोले बड़े देश में होते हैं जहाँ पे उच्च जाति को ज़्यादा दर्जा दिया जाता हो। और बता रहे देश में दल बदली के साथ आंशिक लोकतांत्रिक हो, मतलब कि लोकतंत्र पे वो की जाती हो, मतलब शंका की जाती हो। बुरे देश में पड़ोसियों से पहले से ही नागरिक युद्ध या निर्जातीय संघर्ष हो, जैसे कि पड़ोसी देशों के साथ आपका नागरिक युद्ध चल रहा हो, निर्जातीय संघर्ष चल रहा हो। बुरे देश में युवा आबादी अधिक हो, या फिर देश में पिछले 15 वर्षों में निर्जातीय संघर्ष या नरसंहार का अनुभव किया हो। तो इन सब कारणों से आपका संघर्ष और ज़्यादा उत्पन्न होता है। अब देखिए कुछ पॉइंट है वो पढ़ती हूँ मैं। देखिए आगे इसमें बता रहे कि जो सैमुअल हैं उन्होंने जो देश की संस्कृति के ऊपर जो देश और संस्कृति को संकट के रूप में देखा है। वो बोलते हैं कि देश में जो संस्कृति होती है उसको एक संकट के रूप में देखा है। जैसे कि बता रहे कि जब सामाजिक मतभेद होते हैं तो उसके पीछे क्या होता है कि आपका जो आपके दोष सेवा के कारण बताते हैं कि जब राजनीतिक इसमें दोष होता है, ये सेवा के कारण इसमें दोष होता है, तो उसका कारण क्या होता है कि सांस्कृतिक संकट आ जाता है। और वो क्यों आता है, जब आप सामाजिक भेदभाव करते हैं। बुरे जिसको परंपरा धार्मिक विश्वासों और धर्म के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं कि परंपरा जो होती है और जो धार्मिक विश्वास होते हैं उस पर आधारित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी संघर्ष हो जाता है। अगर कोई देश किसी धर्म को माने या फिर उस भेदभाव करे कोई, तो उसके कारण। आगे देखिए अब लुईस क्या बताते हैं। ये बताते हैं जो सभ्यता होती है वो एक दूसरे से युद्ध नहीं करती है, परंतु देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं। बोले इसके अलावा देशों के युद्ध के कारण क्या होता है, क्षेत्रीय वैचारिक सांप्रदायिकतावादी आदि हो सकते हैं। बोले कुछ विद्वान या फिर ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि जो निर्जातीय सुरक्षा होती है, अगर कोई जिसके असंतोष हो जाता है या फिर जातियों में असंतोष हो जाता है तो क्या होता है, तभी शस्त्र संघर्ष होते हैं। तो आपको इसमें बस यही बताया गया कि निर्जातियों संघर्ष या भेदभाव जो होता है इन सब के कारण भी जो शस्त्र संघर्ष है वो होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, फर्स्ट जो लिखा हुआ है, और देखिए बता रहे हैं कि शस्त्र संघर्ष का कारण तब भी होता है जब आपकी गरीबी उच्च स्तर पे हो जाती है ना, गरीबी ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर राजनीतिक में भी विफलता आ जाती है, जो राजनीतिक है वो सही से कार्य नहीं कर पाती, आपके जो प्राकृतिक संसाधन है वो सही से नहीं हो पाते, तो उसके कारण भी संघर्ष उत्पन्न होता है। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि जब राजनीतिक शिकायतें व हिंसा भड़कने के कारण क्या होते हैं कि जैसे कि समाज के अंदर फैली आर्थिक असमानता हो सकती है, या फिर विशेष पृथक पहचान, या फिर समूह या समुदाय हो सकते हैं जो शस्त्र को
शस्त्र संघर्ष को उकसाते हैं। कि जब क्या होता है कि आपके राजनीतिक के अंदर बहुत ज़्यादा शिकायतें होने लग जाती हैं, हिंसा होने लग जाती हैं, तो उनके कारण होता है कि जो सामाजिक के अंदर अशांति या फिर आर्थिक असमानता ज़्यादा होने लग जाती है, पहचान होती है उसमें पृथक होने लग जाती है, अलग अलग होने लग जाती है कि ये इस समुदाय का, इस समुदाय का, तब भी जो शस्त्र संघर्ष होते हैं वो होते हैं। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास मतलब कि जिनका संसाधन नहीं है वही संघर्ष करते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि बोले जिनके पास संसाधन है, सब कुछ है, वो भी संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने संसाधन के खोने से डरते हैं, अपने उनकी जो स्थिति है उसको खोने से डरते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि देखिए जो संघर्ष है वो ज़्यादातर तक कब होता है, जब ज़्यादातर तब होते हैं जब असमानताएं आती हैं, जब देश के अंदर, राज्य के अंदर जब असमानताएं बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होते हैं, संघर्ष उकसाते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण एशिया में राज्य हिंसा। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं उन्होंने देखिए क्या है कि औपनिवेशिक था, पहले तो औपनिवेशिकवाद था और निरंकुश शासन था, और बता रहे उसके बाद क्या हुआ कि असुरक्षा, निर्जातीय असुरक्षा थी वो होने लगी, और धार्मिक राष्ट्रवाद होने लग गया, अल्पसंख्यक को लेके भेदभाव होने लग गया। उसके बाद होता है कि स्वतंत्र देश हैं उनमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लग गए, उनके देश के अंदर जो आंतरिक संकट है वो उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण यह नज़र आता है कि वह आगे बढ़ने की बजाय उसी में ही डूबे हुए हैं। मतलब कि वो अपने देश को आगे ले जाने की जगह उसी चीज़ों से घिरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे औपनिवेशिकवाद है, वहाँ पे देश के अंदर ही आंदोलन हो रहे हैं, और क्या कहते हैं असमानताएं ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें जिसके अंदर वो वहीं पर ही हैं अभी तक। आगे देखिए आगे बता रहे हैं वरुण साहनी और थारू के अनुसार बता रहे हैं कि दक्षिण एशिया में देखिए विद्रोह होता है, पृथकतावाद जो समूह है उस पर कार्रवाई होती है। अगर जनता ऐसे करते तो क्या होता है कि जो सरकार होती है वो एक ही मामले में एक समान रूप से कहते हैं उस पर क्रिया करती है, ठीक है, उसमें ऊपर क्रिया करती है। और पूरे ज़्यादातर क्या होता है कि सेना विद्रोह, सामूहिक सेना, इन शक्तियों को पराजित करके वह एकमात्र उनको कमज़ोर करने के बाद क्या होती है कि मतलब कि अहिंसक रूप से विषयों को सोचती है। मतलब कि देखिए दक्षिण एशिया में ये बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि जो सरकार होती है पहले तो उनको शांत कर देती है उन मामलों को, फिर अहिंसक रूप से सोचती है और विचार करती है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। आगे देखिए बोरे इसमें बता रहे हैं कि पहले वो शस्त्रों से उस मतलब कि आंदोलन या जो भी संघर्ष हो रहा है उसको पहले मतलब कि शांत करती है, फिर ही वो बातचीत करती है। तो ये वही बता रहे हैं आगे कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि जहाँ पे पहले सीधा शांति मतलब कि बातचीत करने लग जाए, मतलब संधि वर्ता हो जाए, संधि के माध्यम से हल किया जाए। ये बोल रहे हैं पहले क्या होता है कि वहाँ पे पहले शस्त्र या फिर उससे दबाया जाता है, उसके बाद ही वहाँ पे संधि या फिर बातचीत की जाती है। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि जो लोकतंत्र के राज्य होते हैं उनसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि हिंसा के चक्रों को समाप्त करें, मतलब जो हिंसा हो रही है उसको समाप्त करें। बोले इसमें अब आगे बताएंगे कि कैसे श्रीलंका और पाकिस्तान के केस के बारे में बताएंगे इसमें, कि जैसे कि श्रीलंका को सन 1931 में वयस्क मताधिकार मिला तथा 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक से स्वतंत्रता मिली। तो आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका में कैसे युद्ध, देखिए बता रहे हैं कि श्रीलंका में जब उनको आज़ादी मिल गई, स्वतंत्र हो गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जाति आधारित समूह नियंत्रण होने लगे, मतलब कि जातियों के आधार पे वहाँ पे चीज़ें होने लगी। बोरे जो कि अंतर जातीय और अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व करने लगे। बुरे जो भारतीय वो थे, तमिल थे, जो श्रमिक के रूप में आए थे, उन पे जो सिंगला होते हैं उनके अधिकतम संख्या थी, और वो अतिवाद का अत्याचार सबसे अधिक हुआ। बोले सबसे पहले उनका बहिष्कार भाषा के आधार पे हुआ कि उनकी भाषा अलग थी तो उसके आधार पे। फिर बोले कि उन्होंने अंग्रेजी भाषाओं को राज्य भाषा घोषित नहीं किया, उन्होंने सिंहली भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी। देखिए श्रीलंका में क्या था कि दो अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, एक तो सिंहली थे और एक दूसरे तो जो भारतीय तमिल थे। तो जो भारतीय तमिल थे उनके साथ ज़्यादा अत्याचार होने लगा, और क्या किया गया कि उनको बहिष्कार करने लग गए। तो उनके साथ पहला बहिष्कार किया भाषा के आधार पे। जो सिंगली थे उन्होंने राज्य भाषा सिंगली ही घोषित कर दी, ना कि इंग्लिश करी, क्योंकि इंग्लिश करनी चाहिए थी, क्योंकि सिंगली करने से क्या हुआ कि जो भारतीय श्रमिक थे उनको तो आती ही नहीं थी वो, है ना। आगे देखिए बता रहे कि तमिलों ने फिर उसका विरोध किया, क्योंकि वह अपनी भाषा को प्रतिनिधित्व
चाहते थे। आगे देखिए, बुरे तमिलों ने इस पे धरना भी दिया था, किंतु जो सिंगली भाषा के संरक्षण जो सिंगली भाषा के संरक्षण थे उन्होंने तमिलों पे हमला किया और 150 तमिल जो थे अल्पसंख्यक मारे गए। आगे देखिए, बोरे इसी समय के दौरान क्या हुआ, जो परिवहन मंत्री था वहाँ का, उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया कि जो सिंगला होगा वह अपने नंबर प्लेट पे, जो गाड़ी के वाहन की नंबर प्लेट होती है उस पर श्री लिखेगा, SRI, और जो तमिल होंगे वो अपने नंबर प्लेट पे श्री लिखेंगे, SHRI। बोरे इसके कारण क्या हुआ कि जो आपके इसके विरुद्ध में जो सिंगला थे उन्होंने क्या किया कि वर्ष और जो सार्वजनिक भवन ये सब चीज़ों के अक्षरों पर तारकोल पोत दिया। जैसे कि जो तमिल थे उन्होंने श्री लिखा, तो क्या हुआ कि जो सिंगली थे उन्होंने उस पर तारकोल लगा दिया कि वो सब हटा दिया जाए। आगे देखिए, बुरे सिंगलियाओं ने बहुत सारी चीज़ों में राज्य से जो तमिल थे उनको बाहर निकाल दिया। बुरे फिर जो उन्होंने फिर बहुत जल्द महसूस किया कि जो लोकतंत्र होता है केवल बहुमत अधिकारों पर आधारित नहीं होता। जैसे कि जो लोकतंत्र है वो केवल बहुमत होते हैं लोगों का, तभी नहीं होता कि बहुत सारी संख्या के लोग एक तरफ हैं, वो अल्पसंख्यक को भी संरक्षण देता है, मतलब कि उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर 1977 के बाद क्या हुआ कि जयवर्धन जो थे उन्हें सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया। आगे बताएं, सरकार ने 1979 में आतंकवाद निवारण अधिनियम पारित किया, जिसमें क्या हुआ कि तमिल विद्रोह जो करे थे उसके विरोध में प्रतिकार किया, जिसने श्रीलंका सेना द्वारा तमिल सिविलों के साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया। आगे बता रहे हैं कि श्रीलंका के क्रमिक सरकारों ने क्या किया कि देखो सरकारें अब क्या करती हैं कि वो अपनी सत्ता को पाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए वो क्या करती है कि मतलब कि जो तमिल की समस्या से लाभ उठाने के लिए उसको इस्तेमाल किया, मतलब कि उससे उसको लाभ मिल सके इसलिए उसको इस्तेमाल किया, और केंद्र में सत्ता बनाए रखने के लिए हथियार के रूप में अपनाया। जो तमिल थी उसकी समस्या को अपने लाभ के लिए यूज़ किया ताकि वो सत्ता में बनी रहे, और उसको हथियार के रूप में यूज़ किया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। 1983 के बाद कुमारहंतुंगा की जो सरकार थी उसने तमिलों को अपने शासन के अधीन लाने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने अशांति फैलाने के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ना कि लोगों के विरुद्ध, और बता रहे हैं उनका आर्थिक प्रतिरोध हटाया तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में 40 मिलियन रुपए मूल्य पैकेजिंग का पुनर्वासन की घोषणा की। सरकार ने युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री, औषधि, वस्त्र, ये सब चीज़ों की आपूर्ति की। जुलाई 1996 के द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, और जिसमें निर्देशक दिया गया कि शस्त्र बल सिविलों पर आक्रमण नहीं करेंगे। देखिए आगे बता रहे, शांति प्रक्रिया कई कारणों से बहाली हो गई। तो बता रहे, पहला है कि सिंगलीय कठोरवादियों का मूल्य शांति प्रयासों को कम करने का सरकार पे दबाव बना हुआ कि शांति प्रयास जो है उसको कम किया जाए, वो सरकार पे दबाव बनाए हुए थे। कौन? सिंगली। आगे दूसरा बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि युद्ध जारी रहने तथा उत्तरी पूर्वी लोगों के दुख तकलीफों तथा आर्थिक संबंधित लगाने से तमिलों का सरकार की तरफ अविश्वास बन गया, कि जो तमिल लोग थे वो सरकार के उससे अविश्वास उनके मन में उत्पन्न हो गया, क्योंकि युद्ध बना रहा था और आर्थिक ये सब तकलीफें थी। और आगे बता रहे, दूसरा मैंने पढ़ा नहीं, तीसरा पढ़ दिया। देखिए दूसरे में क्या बता रहे हैं, और बोले कि सिंगलियों के सर्वसम्मति के अभाव के कारण क्या हुआ कि संवैधानिक जो हैसियत होती है उसको देने में अधिक समय लगा, जिससे कि संवैधानिक प्रक्रिया श्रीलंकाई तमिल का विश्वास खत्म हो गया, कि जो श्रीलंकाई तमिल थे उनका विश्वास खत्म हो गया सरकार के ऊपर से, क्योंकि उनको संवैधानिक हैसियत बहुत देरी से मिल रही थी। आगे देखिए, तो देखिए अभी तक ऊपर यही बताया गया है कि जो श्रीलंका में क्या था कि तमिल थे, एक तो आपके तमिल थे और एक आपके सिंगलाई थे। जो सिंगलाई थे वो बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में थे और उनको सारे अधिकार मिल रखे थे, पर जो श्रीलंकाई थे उनको कम अधिकार मिल रखे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो वही सब इसी में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उनको बहिष्कार किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, आंदोलन हुए, संघर्ष हुआ, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे देखिए अब फिर क्या हुआ कि सन 1972 में तमिल न्यू टाइगर्स आरंभ हुआ। उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल
इमल। और देखिए इस जो ये संगठन बनाया गया, ये किया गया, इन्होंने बहुत से विद्रोह किए, अपने अधिकार को लेके बहुत से विद्रोह किए, बहुत से रक्तपात मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब किया, क्योंकि अपने मतलब अपने उसके कहते हैं अपने अधिकार को पाना चाहते थे। तो परंतु ये बहुत लंबी 37 वर्षों तक इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और बता रहे फिर उन्होंने क्या किया, एक अपना वो बना लिया, एक संगठन टाइप का बना लिया, और उन्होंने कुछ जो श्रीलंका उसके कुछ उत्तरी भाग था वहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया, और बहुत से लड़ाकू विमान बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ श्रीलंका के अंदर। और भारतीय सेनाओं ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, मतलब कि उनके बचाव के लिए, क्योंकि ये इनों के पास बहुत ज़्यादा टैंक, लड़ाकू विमान, ये सब चीज़ें थे जिससे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुई। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि ये सब होने के बाद क्या हुआ कि जो श्रीलंका के, और देखिए इसमें क्या क्या हुआ, जिसके तीव्रता नियम युद्ध हुआ, बहुत लगातार युद्ध चलता रहा, भारी संख्या में बलों की तैनाती रही। और फिर आगे बता रहे जैसे कि उसमें हथियार, टैंक, ये सब थे उसमें। और बता रहे युद्ध में होने वाली मौतों का उच्च स्तर बहुत ज़्यादा रहा, और बढ़ती हुई मात्रा में लोगों का विस्थापन हुआ, शरणार्थी बढ़ गए, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे, संपत्ति या इसका संचार पर बहुत बड़ी हानि हुई, जो संपत्ति व अधिकार होते इसकी हानि हुई। फिर बता रहे सैन्यवाद, पुरुषवादी विचारधारा तथा तमिलों के अंदर बोले कि जो सैन्यवादी तथा पुरुषवादी जो विचारधारा है तमिल के अंदर असहमति हो गई। आगे देखिए, और देखिए जो आपकी इसको हम जो मैंने अभी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम बताया, इसको हम LTTE बोलते हैं। तो इसने पहले तो बहुत सारे युद्ध किए, ठीक है, बहुत सारे संघर्ष हुए, जिसके 1983 में पहला हुआ, जिसमें कि श्रीलंका की जो सेना वो गंभीर रूप से संघर्ष कर रही थी, ठीक है। फिर 1987 में युद्ध हुआ, फिर वहाँ पे क्या होता है भारतीय शांति बल जो थी वो भी इसके बीच में आई, और उनसे भी थोड़ी ये सब है संघर्ष होने लगा। फिर आपके बता रहे कि 70,000 सैनिक या उससे सहायता हेतु भारी टैंक थे। बोले जो भारतीय सेना थी उसने इनों को बहुत ज़्यादा खदेड़ा, ठीक है, मतलब खदेड़ के पीछे कर दिया। और जो ये थी आपकी LTTE को बोले श्रीलंका के क्या था कि पूर्वी क्षेत्र में अपना अधिकार पूर्ण प्राप्त किया। और बताए जबकि जो आपके टाइगरों को अपना नियंत्रण उत्तरी भाग में बनाए रखने के लिए छोटे मुद्दों तथा जैसे कि मारो और भागो की कार्रवाई की, जिसे मार के भागो ये वाली कार्रवाई की। बोले इस पश्चात शांतिपूर्ण समझौते प्रयास करने लगे, मतलब कि शांतिपूर्ण प्रयास करे उसके बाद में। फिर बता रहे हैं और बता रहे कि 2002 में क्या था कि सरकार ने जो LTTE ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और शांति से बातचीत की। आगे बता रहे हैं 2002, 2004 और 2009 जब इसमें सुरक्षा बलों ने विशाल सेना के साथ जब आक्रमण किया तो LTTE के पास आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त बल नहीं था, मतलब कि जो LTTE है उनके पास ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हथियार ये सब ये नहीं थे। तो श्रीलंका की सेना की विजय हुई थी और इसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ बहुत सा, और कहते हैं बहुत सारे जवान मर गए और लोग विस्थापन होने लगे एक जगह से दूसरी जगह। और क्या होते हैं कि आपकी जो आपातकाल की स्थिति है वो बनी हुई थी। और बोल रहे कि फिर आपके बहुत सारे वहाँ पे लागू हुए, जो बता रहे हैं कि बोले नेशनल ऑडिट कमीशन की स्थापना की गई, किंतु जो तमिल थे, अल्पसंख्यक थे, वो ज़्यादातर उसके अधिकारों से वंचित ही रहे थे, उन्होंने संघर्ष भी किया था। बोले जो श्रीलंका है वो एशिया तथा अफ्रीका तृतीय विश्व देशों में सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। बोले एशिया में बल का प्रयोग सबसे अधिक और रक्तताप जो रक्त बहाना ये सब और गृह युद्ध समाप्त करने के लिए किया गया था, मतलब कि ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ ये सब हुआ और इतना सारा रक्त बहा ये खाली गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान के ऊपर, देखिए हमने श्रीलंका के ऊपर पढ़ा अभी कि श्रीलंका में कैसे कैसे क्या हुआ, वहाँ के लोगों के साथ कैसे वहाँ पे युद्ध हुए, ये सब हुए, मतलब गृह युद्ध हुआ। अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। बोले पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सेना को राज्य की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी मान जाता है। और बोले इस्लामाबाद में दीर्घकालीन निरंकुश शासन सेना भूमिका इस प्रकार है। बोले कि वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक निरंकुश शासन सेना रही है, वो इस प्रकार से है। बोले पाकिस्तान के जो वैचारिक क्षेत्रों की रक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षक तथा संरक्षक जियालुल हक के प्रतिनिधित्व में दो स्तर पे हुई थी। पहला था आंतरिक रूप से कानूनी व्यवस्था में बदलाव किया गया, ये जहां इस्लामी कानून के अधीन मामलों पर विचार करने के लिए
न्यायालय की स्थापना की गई। ये बता रहे कि जो सुरक्षा पाकिस्तान के लिए जो उसकी रक्षाओं के लिए, उसके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ज़ियाउल हक ने 2 स्तरों पर उसको अलग अलग किया। जैसे कि पहला था कि कानून की व्यवस्था की गई, उसमें बदलाव किया गया ताकि जो कानून के अधीन मामलों पर विचार कर सके, और न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा बता रहे इस्लामीकरण को प्रोत्साहित देने के लिए प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी और जो मस्जिदों है इसका सहारा लिया गया। आगे देखिए, बोल रहे कि ये जो बाहरी रूप से यह प्रक्रिया इस्लामी के प्रचार के लिए ऐसे साधन के रूप में प्रयोग की गई कि कैसे इस्लामी को प्रचार किया जाए, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसको फैलाया जाए, उसके लिए प्रयोग किया गया। आगे देखिए, बोल रहे कि जिससे कि पश्चिमी देशों के जो विशेषकर अमेरिका व उसकी संस्कृति, उसको राजनीतिक प्रभाव से पाकिस्तानी तथा अन्य इस्लामियों से मुक्त कराया जा सके। देखिए, वो अपने इसलिए प्रचार कर रहे थे पाकिस्तानी अपने उसका, ताकि जो अमेरिका की जो संस्कृति है, उसकी जो राजनीति है, उससे उसके चंगुल या उसके प्रभाव से उसको मुक्त कराया जा सके। आगे देखिए बता रहे कि पाकिस्तान ने अपनी सेना की सुरक्षा के लिए, मतलब कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक सेना बनाई है ना, सेना बनाई है, उसका नाम भी रखा गया है। तो बोल रहे कि उसकी स्थापना के लिए पाकिस्तान को तो लगता है कि हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, परंतु बहुत सारे विचारक बहुत सारे विश्लेषण करते ही बताते हैं कि पाकिस्तान ने जो इसका गठन किया है सेना का, तो बोल रहे ये इसको आगे मुसीबत की ओर ही ले जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि हमारी रक्षा करेगी, हमारे राष्ट्र की रक्षा करेगी, परंतु ये इसको और ज़्यादा मुसीबत की ओर ले जाएगी। आगे अब देखिए, आगे बहुत से संगठनों का नाम ले रहे हैं जो पाकिस्तान में इंक्लूड है, जिसके ISFI हो गया, आपका ISF और फिर आपका तालिबान बता रहे कि तालिबान में भी बहुत सारे संगठन आपके मिले हुए हैं जो आपके उत्तरी पश्चिम सीमाओं पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया है। और बता रहे हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने शिकायतों पर शियाओं पर, जो सुन्ना शिया ऐसे होते हैं ना, उन पे हमला किया है तथा देश भर में शिया मस्जिदों को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान में ज़्यादातर सूफी बेला इलावी संप्रदाय के नेता इन समूहों के हाथों मरे गए हैं। ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से कि पाकिस्तान में भी जो बहुत से संगठन है वो उन्हों को ही नष्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो शियाओं होते हैं उन पे हमला किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जो उनकी मस्जिद होते हैं उनको नष्ट करा जा रहा है, जो नेता होते हैं कुछ जो उनके नेता होते हैं उनको मारा जा रहा है। तो ये बता रहे कि पाकिस्तान में किस प्रकार से लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं। आगे देखिए, बुरे जिसके विशेषज्ञों के अनुसार जो परवेश मुशर्रफ है, उसने अलकायदा के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी मांग न्यूनतम रूप से पूरा करने के लिए पेचीदा नीतियों को अपनाया था। और बोले जबकि उसने क्या किया, जो परवेज़ मुजफ्फर है उसने 6 संधियों पे हस्ताक्षर भी किए थे, जिससे कि जातीय क्षेत्र और जो आपके तालिबान तथा उसके लड़ाकू विमान को पनाह दी थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे की गई थी, वहाँ के जो नेता थे उनके द्वारा, कि उन्होंने 6 संधियों पे हस्ताक्षर किए थे। देखिए, ये वाला पॉइंट जो श्रीलंका है उसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें शॉर्ट में बता दी, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स है टफ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा उसमें याद करने की ज़रूरत है, बस आपको इतना डीपली उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर उसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना तो आपको पॉज करके उसको पढ़ सकते हो, उसको जो भी मैंने नोट्स बनाए। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी है, मैंने आपको शॉर्ट में इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है, परंतु आपको इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको पढ़ सकते हैं। कि इसमें जिसके बहुत से संगठनों का नाम लिया है, ठीक है, जिसके इसमें इतने सारे संगठन है तो इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती एग्जाम में इतने ज़्यादा। तो आप इसमें 1-2 संगठन का नाम लिख सकते हैं या फिर 1-2 नेताओं का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो उसमें से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको खाली बता रही हूँ, बाकी आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। बोले कि मुजफ्फर की तरह ही जो उसके उत्तराधिकारी जो जनरल कमानी ने भी कहा है कि जो चरमपंथी हैं उसको निपटाने के लिए वो तैयार है, जो चरमपंथी के लोग होते हैं उसको हटाने के लिए वो तैयार है। जबकि वास्तव में जो अफ़गानिस्तान में रणनीतिक गंभीरता के लिए तालिबान से तथा भारत को परेशान करने के लिए उनसे सेना संबंध बनाए रखे हैं।
देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो वहाँ के नेता होते हैं पाकिस्तान के, वो ऐसे तो बोलते हैं हाँ चलो हमको जो चरमपंथी होते हैं जो आतंकवाद करते हैं उनसे हमको भी निपटारा करना है तो हम सहमत हैं, ठीक है। परंतु वो पीछे से क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठनों के साथ अपना बना के रखते हैं रिश्ता या फिर अपना बातचीत बना के रखते हैं ताकि वो दूसरे देशों को नुकसान पहुँचा सके। जैसे कि भारत में वह कहते हैं भारत को परेशान करने के लिए, उनको तंग करने के लिए बहुत सारे उनके साथ उन्होंने रणनीति अपना रखी है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। आगे देखिए, बोले कि पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसका साथ दिया। बोले अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कब्जा तथा युद्ध के आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तानी सेना ने सहायता ली। कि जो अफगानिस्तान है उसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कब्जा तथा युद्ध के आतंकवाद के दौरान जो पाकिस्तानी सेना उसने सहायता ली गई। आगे देखिए, सहायता ली थी उसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे देखिए, बोले उसी दौरान क्या हुआ कि जो पाकिस्तान ने रणनीति अपनाई और उसने अफगानिस्तान व भारत के अपने हितों की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग किया। बोले संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात का एहसास पाकिस्तान में एबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने तथा हत्या होने के बाद हुआ। कि संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसको बाद में एहसास हुआ जब ओसामा बिन की हत्या होगी तो उसको पकड़े जाने के बाद उसको ऐसा एहसास हुआ। बोले उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा एहसास हुआ कि जो पाकिस्तान है ज़्यादा चालबाजी कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका और पाकिस्तान की जो बीच अच्छे संबंध थे उसमें कमी आ गई, वो दूर दूर हो गए। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि ओसामा के गुप्त स्थान पर ओसामा प्रशासन को के गुप्त ड्रोन आक्रमण से यह साबित हुआ कि यूएस पाक है उसके संबंध बहुत कम हो गए, मतलब कि वो दूर दूर हो गए। आगे बता रहे हैं, बुरे पाकिस्तान अब धीरे धीरे सेना अतिवाद से देश की असमितिपूर्ण निश्चित वास्तविकता से समायोजन कर रहा है। देखिए क्या हुआ कि जब पाकिस्तान और यूएस को लगा, मतलब अमेरिका को ऐसे लगा कि हाँ ये तो ओसामा जो है उसको अपने पास रख रहा है, उसकी मतलब कि हेल्प कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें कि आतंकवाद लोगों को हेल्प करता है और उनको रहने के लिए वो देता है स्थान। तो जो अमेरिका है वो इससे दूर होने लगा, इनों के बीच में जो संबंध है पाकिस्तान उसके बीच में जो संबंध है वो दूर होने लगे। और आगे देखिए, ये तो हमारा पाकिस्तान का पॉइंट भी खत्म होता है और श्रीलंका भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राज्य हिंसा। बुरे जो निर्जातियाँ होती है और जो पृथकतावाद होती है इसके दावों तथा अखंडता राज्य भारत अध्ययन हेतु एक अद्वितीय केस है। बोल रहे हैं कि भारत में देखिए आपको पता है कि अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग जाति है, जिसके कारण ये इसके अध्ययन एक अलग से केस है, अद्वितीय केस है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे इसके अंदर जो हिंसा के अधिकांश सिद्धांत है वो इकट्ठे हुए हैं। आगे देखिए, बुरे जैसे कि भारत को सीमा पार जो आतंकवाद होता है उसके ऊपर मौन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो सीमा पार आतंकवाद होता है भारत उस पर मौन रहता है। आगे देखिए, बुरे दूसरी तरफ राज्य की जो आंतरिक अखंडता होती है उस पर आंच आ रही है। बोले भारत में जो उत्तरी पूर्व के जो विद्रोह मोर्चे हो रहे हैं और जो विद्रोह हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उससे स्पष्ट होता है कि जो विद्रोह समूह है अन्य विद्रोह समूह से संबंध बनाकर अपनी असफलताओं को दोबारा सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि जो विद्रोह हो रहे हैं उन्होंने जो असफलता है वो दूसरे विद्रोह के साथ मिलके अपने संबंध को बना के उसको सफलता के रूप में कर सकते हैं। जो विद्रोह हो रहे हैं भारत के अंदर उत्तरी पूर्व इलाकों में। आगे देखिए, बुरे उदाहरण के रूप में मणिपुर के बारे में बता रहे हैं। मणिपुर बुरे करीबन 30 विद्रोह समूह हैं, बुरे जिसमें से 17 सक्रिय हैं। बुरे सरकारी अधिकार विद्रोही समूह के डर से कभी कभार ही जिलों को तहसीलों तथा उप तहसीलों के मुख्यालयों में जाते हैं। बुरे कि वहाँ पे विद्रोह के डर रहते हैं, उसके कारण वह कभी कभी तहसील तथा उप तहसीलों मुख्यालय में जाते हैं। बुरे भूमिगत विद्रोह जनसंख्या अधिक होने के कारण, जो भूमिगत विद्रोह होते हैं उसकी जनसंख्या अधिक होने के कारण भीतरी क्षेत्रों में कानून तथा निष्प्रभावी होता जा रहा है। जो भीतरी क्षेत्र के जो कानून है वो मतलब कि समझ लीजिए उसके का जो दबाव है वो कम होता जा रहा है। बुरे जो विद्रोह समूह ही सरकार है तथा वह न्याय का आदेश देती है। अब जैसे ये समूह बता रहे जिसके नागालैंड, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश, कंबोडिया व म्यांमार जैसे पड़ोसी राज्यों से भली प्रकार से जुड़े हुए हैं। जिसके जो मैंने अभी आपको अपने राज्य के नाम बताए ना, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश, ये सब बाहर के जो देश है उनके साथ जुड़े हुए हैं। और निर्जाति व अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी समस्या को सुलझाने के लिए जिम्मेदार शिक्षित युवा वर्ग
ने ली है, जो शिक्षित युवा वर्ग है उन्होंने इनकी समस्याओं को हाथ में ली है। आगे देखिए, पूरे किंतु ऐसा महसूस होता है कि पूरे सशस्त्र उपायों तथा वापसी लेने का कोई मार्ग नहीं निकाला है, कि उनको कैसे वापस लिया गया, विद्रोह को कैसे कम किया जाए, उसका कोई मार्ग नहीं निकाला है। आगे देखिए, वह भारत की जो उत्तरी समस्या है यानी कि कश्मीर की समस्या एक बड़ी समस्या है। देखिए आज के टाइम पे तो कश्मीर की अब समस्या हमारे लिए, कश्मीर अब भारत में इंक्लूड हो गया। पहले एक अलग से उसको राज्य मतलब कि अलग से दर्जा था, सब चीज़ का अलग से संविधान था, परंतु अब हमारे देश में ही हो गया। परंतु ये जो बुक है ये पहले की छपी हुई है, तो इसमें कश्मीर को लेके बताए जा रहे हैं। तो देखिए कश्मीर की समस्या तो अब ज़्यादा है नहीं, परंतु हाँ ये है कि वहाँ पर अभी भी दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान है, बाहर के देशों के आक्रमण भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि जब कश्मीर है हमारे उसमें इंक्लूड हो गए, तो वहाँ पे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सब इसमें बता रहे हैं, परंतु ये पहले के बारे में बता रहे हैं जब कश्मीर की समस्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। आगे देखिए, बोले कि देखिए जो कश्मीर है, बोले कश्मीर भारत की शासन व्यवस्था की वैध इकाई है, मतलब कि वैध रूप से कश्मीर भारत का है। बोले नागरिक जिसकी बुनियादी पहचान पाकिस्तान के साथ है, बोले पर उनके जो नागरिक है उनकी जो बुनियादी पहचान है वो पाकिस्तान के साथ है। बोले कश्मीर सहित पाकिस्तान के साथ शासन व्यवस्था की वैध इकाई है, कि जो शासन व्यवस्था उसके साथ वैध इकाई उसकी पाकिस्तान के साथ है। बोले भारत को अपने संघीय ढांचे के इस इतिहास तथा विविधताओं का विचार करके प्रतिष्ठित राष्ट्रवाद मांग को बोले बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहिए। बोले कि जो जिसकी पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के साथ हमारे कश्मीर को लेके जो वाद विवाद होते रहते हैं, इन सबको बातचीत के माध्यम से आपको हल करना चाहिए। आगे देखिए, बोले इसी के परिणाम स्वरूप जो धनी और जो गरीब है उनके अंदर जो बढ़ता हुआ अंतर है, उसके कारण भी बहुत सारे कहते हैं मतलब कि आंदोलन या ये सब हो रहे हैं। और जो बहुत बड़े वर्ग हैं जो सुविधा से वंचित हैं, जिसके बहुत सारा वर्ग है हमारे पास, बहुत सारी संख्या जो सुविधाओं से वंचित है, तो क्या होता है उसके कारण आतंकवाद फैलता है, हिंसा फैलती है ना। तो ये सब चीज़ बोल रहे हैं, इन सबको निपटाना चाहिए, इन सबको ठीक करना चाहिए। आगे देखिए सिन्हावलोकन इसमें बता रहे, अब ये संक्षिप्त में बताएंगे कि क्यों, जो हमने पूरा पढ़ा है। बोले दक्षिण एशिया में हिंसा के विभिन्न कारण हैं। पहला सबसे मुख्य कारण यह है, ये बता रहे हैं कि औपनिवेशिक जाने के बाद क्या हुआ कि जो सीमाएं होती हैं उनका निर्धारण होने लगे कि ये हमारे देश है, हमारे देश की सीमा है, हर देश ऐसे करने लग गया। तो सीमा के ऊपर विवाद ज़्यादा होने लगे। आप सभी को पता है कि सीमा के ऊपर ज़्यादा विवाद होते हैं। उसके कारण क्या होते हैं कि देश के अंदर अपराध, राष्ट्रीय आंदोलन ये सब भी होते रहते हैं, और जो राष्ट्र विरोध संघर्ष है ये भी चलता रहता है, और जातीय अल्पसंख्यक संघर्ष है ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो दक्षिण देशों में क्या होता है, एक तो सीमाओं को लेके विवाद है, और एक जो देश के अंदर ही जो जातियों को लेके विवाद है ये है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि जो दक्षिण देश है उसके जो राजनीतिक है और जो रणनीतिक है वो सही रूप से आपकी क्या कहते हैं सही रूप से सफल नहीं हुई है, क्योंकि वो शिकायतों को दूर नहीं कर पाती हैं। जो भी समुदाय की शिकायत होती है, वर्गों की शिकायत होती है, उसको दूर नहीं कर पाते, जिसके कारण भी संघर्ष होता रहता है। आगे देखिए, और देखिए तीसरा कारण क्या बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन आया है। जो निर्जातियाँ, जो छोटी जाति के अलग अलग जाति के लोग होते हैं, उनकी भाषाओं में परिवर्तन, मतलब कि उनके समूहों के बीच में क्या हुआ है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बीच में खाई आई है, और जो धनी और जो निर्धन है उनके बीच में बहुत बड़ी खाई आई है, जिसके कारण भी क्या होता है कि संघर्ष और ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखिए, बोले अब आगे क्या है कि एशिया के बाहर के जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भविष्य जो देश हैं, मतलब कि जो आगे जिज्ञासु हैं, वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि बोले उनका विचार है कि 2025 तक जो संयुक्त राष्ट्र है वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में होगा, और वो तो हमें आज भी दिख रहा है कि कैसे अमेरिका सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में है। आगे देखिए, बोले किंतु जो अमेरिका की प्रभुत्व है वो काफी कम हो जाएगा, जो उसका प्रभुत्व है वो कम हो जाएगा। वो बोले कि इसकी अपेक्षा कहेगा कि शक्ति का जो खतरा है वो अपेक्षा अधिक बड़ा बन के खड़ा होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि पहले तो आपके दो ही शक्तियां थी, सोवियत संघ, अमेरिका, अब अमेरिका है। तो आप क्या हो रहा है कि धीरे धीरे और भी आ रहे हैं, जैसे कि अब चीन है कंपटीशन में आगे जा रहा है, भारत भी अब आ रहा है, ऐसा बहुत से देश है जो आ रहे हैं। तो ये और बड़ी खतरनाक रूप में भयानक रूप ले सकता है। आगे देखिए, और परंपरागत विचारधारा स्वीकार करती है कि विशालतम सेना साहित्य राज्य को मौजूद रखते हैं। बोलते विशाल सेना है वो राज्य को मजबूत रखती है, और जो होती है कि सर्वश्रेष्ठ संचार वाले राज्य कभी कभार ही जीतते हैं। बोले जिनके पास बहुत ज़्यादा संचार है वो कभी कभार जीतते हैं, परंतु जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, जिसके पास ज़्यादा सेना है वो
जीतती है। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने शॉर्ट में बताई है, शायद आपको ना समझ आई। अगर समझ नहीं है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा से देखिए, आप पॉज करके वापस से भी पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें जो भी संगठन या किसी नेताओं के जो नाम है वो आपको याद करने हो तो कर सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाती हूँ, इसके नोट्स बनाती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे को और ज़्यादा सपोर्ट करिए। और देखिए अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई मतलब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और देखिए क्वेश्चन पेपर्स के ज़्यादा रिक्वायर्ड आ रही है कि आप क्वेश्चन पेपर पर बनाइए, तो मैं उस पर ही बना रही हूँ, परंतु कुछ लोगों के कुछ स्टूडेंट्स के बोल रहे थे कि टॉपिक पे भी बना दीजिए, तो मैंने टॉपिक पे भी आज एक वीडियो बना दी है। तो इसी प्रकार से बनाते रहूँगी, परंतु आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसी प्रकार से मेरे को सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।